दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वह ऊपर से देखने में भले ही एक सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया लगे, लेकिन इसके भीतर की सच्चाई बेहद जटिल और उलझी हुई है। हाल ही में भारत ने कुछ ऐसे अप्रत्याशित और कड़े रणनीतिक कदम उठाए हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पूरे पश्चिमी गुट सहित लगभग 25 प्रमुख देशों को एक गहरा और करारा झटका दिया है। एक तरफ जहां मध्य पूर्व में एक नया कूटनीतिक खेल खेला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक बहुत बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी से अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आज हम इन सभी घटनाओं को विस्तार से डिकोड करेंगे और समझेंगे कि पर्दे के पीछे असल में किन नीतियों पर काम हो रहा है। शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व के सबसे ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दे से, जहां पिछले कुछ दिनों से हर घंटे हालात बदल रहे थे। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रकार का अघोषित युद्ध विराम या सीज फायर हो गया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इजराइल और अमेरिका फिलहाल ईरान पर कोई नया या बड़ा सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहे हैं। इस खबर के बाहर आते ही ईरान के भीतर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। वहां की आम जनता सड़कों पर उतरकर जश्न मना रही है और पूरे देश में यह विमर्श मजबूती से स्थापित हो गया है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियों का भारी दबाव झेला, लेकिन उनके सामने हथियार नहीं डाले। इस पूरे घटनाक्रम को ईरान अपनी एक बहुत बड़ी सामरिक और मनोवैज्ञानिक जीत के रूप में प्रचारित कर रहा है। इसके साथ ही पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में धीरे धीरे एक अस्थायी शांति और सामान्य स्थिति लौटती हुई दिखाई दे रही है। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र, जो सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए थे, उन्हें फिर से खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं और ईरान से भी एयर ऑपरेशंस धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट रहे हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ नियंत्रण में लग रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे ही चलता है। मध्य पूर्व की इस नाजुक स्थिति के बीच भारत अपनी रणनीतिक चालें बेहद खामोशी और तेजी के साथ चल रहा है। जैसे ही क्षेत्र में तनाव का माहौल थोड़ा कम होता दिखा, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अचानक कतर के एक विशेष दौरे पर निकल गए। हालांकि यह दौरा केवल 2 दिनों का था, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इस यात्रा की टाइमिंग बहुत बड़े संकेत दे रही है। इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर गए। इस तरह की अचानक और छोटी कूटनीतिक यात्राएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि बैठकों में होने वाली चर्चाएं लंबी नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील, परिणामोन्मुखी और ऊर्जा सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। भारत इस पूरे क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए त्वरित गति से फैसले ले रहा है। इसी बीच इस पूरे भू राजनीतिक समीकरण में अचानक पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है, जो स्थिति को और भी अधिक दिलचस्प बना देती है। विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर आ रही है कि ईरान के उच्चाधिकारी कूटनीतिक वार्ताओं के लिए पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका का एक विशेष डेलीगेशन भी वहां पहुंच सकता है। इन मुलाकातों का मुख्य एजेंडा एक अंतिम शांति समझौते की रूपरेखा तैयार करना है, जिसे कूटनीतिक गलियारों में पाकिस्तान अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। हालांकि यहां भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। पहले यह तय माना जा रहा था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस स्वयं इस अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, लेकिन आखिरी समय में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने पर रोक लगा दी गई। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी भी कोई भी रणनीति अंतिम रूप से तय नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी क्षण हालात पूरी तरह से पलट सकते हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों और सीज फायर की खबरों के बावजूद भारत सरकार जमीनी हकीकत को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं है और किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बेहद सख्त और स्पष्ट एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षित रास्तों का इस्तेमाल करते हुए ईरान छोड़ दें और लगातार दूतावास के संपर्क में बने रहें। इस कदम से यह साफ हो जाता है कि नई दिल्ली में बैठे भारतीय रणनीतिकारों को मध्य पूर्व में इस अचानक आई शांति पर पूरा भरोसा नहीं है। भारत सरकार यह मानकर चल रही है कि यह शांति केवल एक अस्थायी ठहराव हो सकती है और आने वाले समय में संघर्ष का नया और अधिक खतरनाक दौर कभी भी शुरू हो सकता है। अब हम बात करते हैं भारत और तुर्की के बीच विकसित हो रहे नए कूटनीतिक संबंधों की। यह एक ऐसा रणनीतिक कदम है जिसने मीडिया में बहुत ज्यादा शोर तो नहीं मचाया, लेकिन भविष्य की भू राजनीति के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। ताजा खबर यह है कि भारत ने पूरे 4 साल के लंबे अंतराल के बाद तुर्की के साथ अपने विदेश कार्यालय स्तर के विचार विमर्श या फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस को एक बार फिर से बहाल कर दिया है।
हाल ही में नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच 12वें दौर की कूटनीतिक बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में तुर्की के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बैरिस एकनेसी ने किया, जबकि भारतीय पक्ष की अगुवाई सीबी जॉर्ज ने की। आपको बता दें कि 2022 के बाद से भारत और तुर्की के बीच इस स्तर की कूटनीतिक बातचीत लगभग पूरी तरह से रुकी हुई थी। भारत का यह कदम कोई अकेला फैसला नहीं है, क्योंकि इसी समयावधि में भारत ने अजरबैजान के साथ भी इसी तरह की उच्च स्तरीय बातचीत शुरू की है। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत उस पूरे यूरेशियन और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक पहुंच को फिर से संतुलित और मजबूत कर रहा है। हालांकि इस कूटनीतिक पहल के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है। तुर्की और अजरबैजान दोनों ही देश अतीत में जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ मुखर रहे हैं। ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या भारत के इस नए कूटनीतिक आउटरीच के बाद ये दोनों देश अपने पुराने भारत विरोधी नैरेटिव में कोई बदलाव लाते हैं या नहीं। अगर उनका रवैया वही पुराना रहता है तो यह बातचीत केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। बुलेटिन के इस अहम हिस्से में अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर की जिसने वैश्विक जलवायु राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है। यह खबर है भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 33 से जुड़ा एक बेहद कड़ा और अप्रत्याशित फैसला। भारत ने आधिकारिक रूप से साल 2028 में होने वाले इस महासम्मेलन की मेजबानी करने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। एक समय था जब भारत सरकार इस भव्य आयोजन की मेजबानी करने के लिए न केवल उत्साहित थी, बल्कि इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं। लेकिन आखिरी वक्त पर भारत ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर पश्चिमी देशों के उस पूरे इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है जो जलवायु परिवर्तन के नाम पर विकासशील देशों पर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करते हैं। भारत का यह फैसला सिर्फ एक आयोजन को रद्द करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में व्याप्त पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। तकनीकी तौर पर COP समिट का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पूरी दुनिया को स्वच्छ व हरित ऊर्जा की तरफ ले जाने पर गंभीरता से विचार विमर्श करना होता है। लेकिन आज की जमीनी हकीकत यह बन चुकी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के तमाम विकसित देश इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भारत और अफ्रीकी देशों जैसे विकासशील राष्ट्रों पर अनुचित दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने पिछले एक सदी में अंधाधुंध औद्योगिकीकरण करके पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसी की बदौलत उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को शिखर पर पहुंचाया है। लेकिन आज जब भारत और अन्य विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिकीकरण की बारी आई है, तो इन्हीं पश्चिमी देशों द्वारा उत्सर्जन कम करने के नाम पर उनके विकास कार्यों को रोकने की साजिश रची जा रही है। भारत और विकासशील दुनिया का इसी बात को लेकर सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को लेकर स्टैंड हमेशा से बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक रहा है। भारत का कहना है कि अगर दुनिया को सच में जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से लड़ना है तो इसकी जिम्मेदारी भी सभी देशों की क्षमता के अनुसार समान रूप से तय होनी चाहिए। विकसित देशों को न केवल वित्तीय सहायता बल्कि उन्नत और क्लीन टेक्नोलॉजी भी विकासशील देशों को बिना किसी शर्त के हस्तांतरित करनी होगी। विकासशील देशों ने यह स्पष्ट मांग रखी है कि उन्हें स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के लिए हर साल कम से कम $1.3 ट्रिलियन के एक विशाल क्लाइमेट फंड की आवश्यकता है। इसके बिना उनके लिए अपने आर्थिक विकास की गति को धीमा किए बिना ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन इसके जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देशों का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है। वे इस $1.3 ट्रिलियन की मांग के मुकाबले केवल $300 बिलियन देने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा पेंच यह है कि पश्चिमी देश यह $300 बिलियन भी ग्रांट मदद के तौर पर नहीं बल्कि भारी ब्याज वाले कर्ज के रूप में देना चाहते हैं। अगर विकासशील देश यह लोन नहीं चुका पाते हैं तो वे सीधे एक भयंकर डेप्ट ट्रैप कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। पश्चिमी देशों ने खुद तो 100 सालों तक बेरोक टोक प्रदूषण करके अपना विकास कर लिया, लेकिन आज जब भारत जैसे देशों की ऊर्जा मांग बढ़ रही है तो उन पर रातों रात क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होने का दबाव डाला जा रहा है, जो व्यावहारिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन्हीं अड़ियल नीतियों और विवादों के कारण अब COP सम्मेलनों की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर रही है। दुनिया के शीर्ष नेताओं जैसे अमेरिका, चीन, रूस के राष्ट्रपति ने इन बैठकों में आना लगभग बंद कर दिया है। इन्हीं निराशाजनक परिस्थितियों और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को देखते हुए भारत ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत ने 2028 में होने वाले 33वें COP समिट की मेजबानी से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। जब इन सम्मेलनों का नतीजा सिर्फ खोखले वादे और असहमति ही निकलना है तो अरबों डॉलर खर्च करके मेजबानी करने का कोई मतलब नहीं बनता। कुल मिलाकर
भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वह आंख मूंद कर ऐसे किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा जहां पश्चिमी देश एकतरफा शर्तें थोपते हों। भारत अब ग्लोबल लीडरशिप के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों और संसाधनों की बलि नहीं चढ़ाएगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत द्वारा COP 33 की मेजबानी छोड़ने का यह फैसला आपको सही लगता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।